नमस्कार, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। माय नेम इज ऋषि कोडवानी और मैं आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के रिवीजन सेशन में। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि कैसे पॉलिटी को हम रिवाइज करें और कैसे हम 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत को रिवाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझ ही लेते हैं कि अगर हम 10 दिन में लक्ष्मीकांत रिवाइज करने की बात कर रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है एक पॉलिटी। तो पॉलिटी क्यों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में लिखा है। जी हां, ये तो एक कारण है ही, लेकिन हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान में ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 के अंदर ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी ये मौलिक कर्तव्य है कि हर कोई नागरिक, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जब तक हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इंडियन पॉलिटी पढ़ना जरूरी है ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। इसके अलावा लीगल लिटरेसी भी इंडियन पॉलिटी पढ़ाता है कि अगर हमें एक लॉ में एक मैक्सिम पढ़ाया गया है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जिक्यासेटेड, यानी अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है, ये बयान आप नहीं दे सकते ये बोलने के लिए कि मुझसे जुर्म हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे जुर्म हुआ या आपने कानून तोड़ा क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये कानून है, ये नहीं बोल सकते। द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये मतलब है इस चीज का। इसके अलावा हम सब सिविल सर्वेंट्स बनना चाह रहे हैं, हम उस काम कैसे गवर्नमेंट करती है ये सीखना चाह रहे हैं, इसीलिए हमें गवर्नमेंट का पार्ट होना है, इसीलिए हमें गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, लॉस कैसे बनते हैं, ये सब पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी खास तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पता ही है कि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। अब इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लेते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में पॉलिटी सब्जेक्ट देखिए लिखा गया है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, राइट्स और इश्यूज के बारे में पढ़ना है। ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द मेंस एग्जामिनेशन। इन मेंस एग्जामिनेशन पेपर 3 जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी लिखा गया है, पेपर 3 है लेकिन जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी लिखा गया है उसमें ये कुछ 8 से 9 अलग अलग टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी में लिखे गए हैं। अब ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने होते हैं और हम पढ़ते भी हैं, हम अपने अपने इंस्टीट्यूट में ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को कैसे हम रिवाइज करें, लक्ष्मीकांत को कैसे हम पढ़ें, ये कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए ये आज की हमारी ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। अब पॉलिटी हमें मालूम ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पे लाया हूं कि कितने क्वेश्चंस हर साल पॉलिटी में प्रीलिम्स में से आते हैं। प्रीलिम्स में अगर हम हर साल 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से तकरीबन 15, 2025 में 15, 24 में 17, 23 में 12, 22 में 11, ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 15 से 16 क्वेश्चंस हर साल पॉलिटी में प्रीलिम्स में पूछता है। अगर हर साल 15 से 16 सवाल पूछे जाते हैं तो एक सवाल 2 नंबर का 30 से 32 नंबर जो है आपके वो पॉलिटी में आते हैं। तो अपने आप ही पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। इसी के बाद में अगर आपको मेंस में लेके चलूं कि मेंस में पॉलिटी कितना पूछता है, तो मेंस में जीएस पेपर 2 में जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन, 20 में से 8 और कभी कभी 9 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से आते हैं। यानी 250 नंबर के पेपर में आउट ऑफ 250 मार्क्स अबाउट 100 मार्क्स आर ओनली फ्रॉम पॉलिटी। तो तकरीबन 40% जो सवाल हैं वो पॉलिटी से आ रहे हैं जीएस पेपर 2 में। तो अपने आप ही पॉलिटी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जी हां, आई हैव नॉट इंक्लूडेड गवर्नेंस हियर, ये गवर्नेंस मिला के नहीं, गवर्नेंस के अलावा सिर्फ पॉलिटी की ही बात कर रहा हूं कि पिछले 2024 से लेकर 14 पिछले 11 साल के इस एनालिसिस में हम आपके लिए ये समझ के लाए हैं कि पॉलिटी में कौन कौन से कितने कितने सवाल आएंगे। अब ये जो सवाल आए हैं, इन सवालों को मैंने आपके लिए एक सेकेंड लेवल ऑफ डिवीजन भी किया है कि पॉलिटी में ये जो 8 सवाल आ रहे हैं ये हर साल किस किस चीज में लाई करते, किस टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमारी लक्ष्मीकांत रिवाइज करना आसान हो जाएगा। अगर इफ वी कैन कम टू नो, इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन पॉलिटी विच टॉपिक इज मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, then we can revise our polity subject more comfortably।
तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है? वो हमें पता चलता है पीवाईक्यू एनालिसिस करके। तो उसी में अगर मैं देखूं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की बात करूं तो हर साल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के पिछले 11 साल में सिर्फ 5 या 6 सवाल पूछे गए हैं। सिमिलरली प्रीएम्बल से सिर्फ 1 सवाल पूछा गया है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी से मिला के कुछ 10 सवाल पूछे गए हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि मेंस के लिए डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी या प्रीएम्बल इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम रिवाइज जरूर करेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा एम्फोसिस मेंस के लिए कहां पे? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी या प्रीएम्बल में नहीं होगा। जी हां, लेकिन यही चीज अगर मैं पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए कहूं तो पॉलिटी प्रीलिम्स में जरूर सेपरेशन ऑफ पावर, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में नहीं आता है। इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हमने किस चीज के लिए पढ़ना है ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेंस के लिए सबसे ज्यादा आप देखते हैं हर साल 2 तो सवाल आता ही है लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट पे। एग्जीक्यूटिव में हर साल 1 सवाल आ रहा है, जुडिशरी में हर साल 1 सवाल आ रहा है, अलग अलग बॉडीज पे हर साल 1 सवाल आता है, फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हर साल 1 सवाल आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर मैं कुछ टॉपिक्स की आपको बात करूं कि कौन सी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, डिफरेंट बॉडीज, फेडरलिज्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हर साल 1 सवाल तो आते ही हैं। तो जब भी हम मेंस की तैयारी करेंगे, whenever we are going to prepare for mains examination from Lakshmikant, we have to cover these topics very much diligently। इनमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हां मेंस के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रीएम्बल या फिर इलेक्शंस वाला जो टॉपिक है, इनको हम कम भी रिवाइज करें, कम भी एनर्जी डालें तो चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लक्ष्मीकांत 10 दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। 10 दिन में क्या लक्ष्मीकांत रिवाइज करना मुमकिन है? कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज देखते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी समझाने से पहले द ओनली थिंग दैट आई वांट टू फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये सारा सेशन बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एमेच्योर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका सिलेबस 2 से 3 बार हो गया है, जो प्रीलिम्स और मेंस के आंसर लिखने में हमेशा से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो अपने पीवाईक्यू कर चुके हैं, जो अपने मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये उनके लिए है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये उनके लिए है जिनका पॉलिटी का सब्जेक्ट हो चुका है इंस्टीट्यूट में, खुद से भी कर लिया है, इंस्टीट्यूट में भी कर लिया है, 2 से 3 बार हो गया है। तो ये उन लोगों के लिए है, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो बिगिनर्स है। शुरुआत 10 दिन की में पॉलिटी लक्ष्मीकांत नहीं खत्म हो सकती, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और जो पढ़ चुके हैं पॉलिटी का सब्जेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, सबसे बेसिक चैप्टर उठाए हैं जिनकी कम रेलेवेंस है और सबसे कम पूछे जाते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल। लक्ष्मीकांत में ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। डे 2 में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हमने देखा मिला के कुछ 10-12 सवाल पूछे गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में ये सारी चीजें हैं, डीपीएसपी में ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज में ये सब कुछ है। डे 3 पे हम कवर करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज और अमेंडमेंट प्रोसीजर, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों में पूछा जाता है, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज भी इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट कैसे होता है ये तो हमें पता ही है कि वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे 4 पे हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स। तो अगर हमने डे 3 पे लेजिस्लेचर कवर किया है तो डे 4 पे हम एग्जीक्यूटिव कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कवर किया यूनियन एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेवल पे क्या क्या एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं। फिर डे 5 पे हम इसी को ले जाएंगे और स्टेट को कवर करेंगे, स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या क्या है। तो गवर्नर भी पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर भी पढ़ेंगे, काउंसिल मिनिस्टर भी पढ़ेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर भी हम कवर करेंगे। फिर डे 6 पे हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हमें मालूम है कि इंडियन जुडिशरी फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करती है। इंडियन जुडिशरी अपने आप में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एक पिरामिडल स्ट्रक्चर में सबको सुपरवाइज करता है। उसी के साथ साथ क्वाजी जुडिशियल बॉडी जैसे ट्रिब्यूनल्स भी है, वो भी हम यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे। फिर डे 7 पे हम सबसे जो फेडरल रिलेशंस को इंपैक्ट करता है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, जैसे फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे।
फिर डे 8 पे इंटरस्टेट रिलेशंस की दो और इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट में हम पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज, और 5th और 6th शेड्यूल जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बताता है, ये सारी चीजें भी हमने कवर करनी है। डे 9 पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है जिससे वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, वो वाले टॉपिक्स के लिए हमने अलग से एक दिन एलोकेट किया है। लास्ट डे पे सबसे मिनिमम और सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है, दैट इज इलेक्शन प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी जितनी भी इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का एंड व्हाट आर द डिफरेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो सारी हमने कवर करनी है। ये तो था हमारा 10 दिन का शेड्यूल। इस तरीके से हम पूरे 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत एक दिन में ये वाले चैप्टर्स कवर करके ये उस हिसाब से बांटे हैं कि पीवाईक्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स हमने यहां पे इंक्लूड किए हैं। पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। अब जब ये 10 दिन में हम ये पूरी लक्ष्मीकांत हम कवर कर लेंगे, आइडिया ये है दैट आफ्टर द एंड ऑफ दीज 10 days वी हैव टू रिवाइज एवरी डे कि हमने आज पूरा दिन में सुबह में हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े। हम पढ़ नहीं रहे, हमें सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो वी हैव टू मेक माइंड मैप्स, वी हैव टू मेक 1-page नोट्स, वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम एवरी चैप्टर, ताकि आखिरी बार प्रीलिम्स में हमसे वो नोट्स रिवाइज करें और पूरी की पूरी पॉलिटी हमें लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवाइज करें वो शॉर्ट नोट्स जो हमने हर रोज बनाए हैं अपने करते हुए। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, हमें समझ में आया ही नहीं हुआ? कोई भी रिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज नहीं खत्म कर लेते। तो आवर रिवीजन विल बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू कवर दी पीवाईक्यूज। तो हमें पीवाईक्यूज खत्म करने हैं, उसी के बाद हम अगले दिन पे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हर रोज अपने ये 10 दिन की स्ट्रेटेजी खत्म करने के बाद एक या दो दिन लगाएंगे, पूरी लक्ष्मीकांत एक बार वापस वो 1 page नोट्स रिवाइज कर लेंगे, और ऐसे 10 से 12 दिन में आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत से रिवाइज हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। एंड में आपके सिर्फ मैं एक ही मोटिवेशन ये लेके आया हूं कि अगर ये 10 दिन आपने डिसिप्लिन से निकाल दिए तो एंड में आपकी लाइफ टाइम बन जाएगी, आपका लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी सेट हो जाएगा। तो कृपया करके प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, और देखिएगा आपको रिजल्ट अपने आप में खुद ही चेंजेस अपने आप में आपको देखने लगेंगे। ऑन दिस नोट आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।